नमस्कार साथियों, आप सभी का गुड फ्रेंड्स क्लब में स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने प्रागैतिहासिक इतिहास पढ़ा था। आज हम आदि इतिहास के बारे में पढ़ाई करेंगे। आपको इससे शुरू करने से पहले बता दूं कि अब से हम क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। इसमें क्रैश कोर्स के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा विस्तार से अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी रेट, पटवार, कांस्टेबल भर्ती और जो बीएड की अन्य भर्तियाँ हैं ना, इनमें ज़्यादा डीपली की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमें आवश्यक है कि इन कोर्स के हिसाब से जो दिया जाता है उसी हिसाब से इसमें पढ़ाया जाएगा, और इसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो 60 से 70% इनमें आ जाएगा। बस आपको क्या थोड़ा सा ध्यान लगा कि इसको चीज़ को समझना है। 2 से 3 बार आप अगर इसको सुनोगे ना तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो में जो पढ़ा रहा हूँ वो 100 में 100% आएगा। 100 में 100 कभी नहीं आता है। 60 से 70% संभावना होती है कि इन्हीं में से प्रश्न आते हैं, बाकी कुछ नहीं आते हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे शुरू करते हैं अपना टॉपिक आदि इतिहास। तो आदि इतिहास में सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है। आदि इतिहास वह काल है जिसमें लेखन विधि तो थी, लेकिन उपलब्ध लेखों को पढ़ा नहीं जा सका। पहले इस काल में लेखन कला तो विकसित हो गई थी, पर उस जो लिखित था जो हमें मिले हैं उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है या समझा नहीं जा सका है। आगे हो सकता है उसको समझा जा सके तो उसके बारे में पता चलेगा, पर अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है कि हमें इसको पढ़ लिया क्या लिखा गया क्या है। ठीक है, ये इसलिए इसको आदि इतिहास काल कहते हैं। अब आदि इतिहास काल की अब आगे बात करते हैं, इसका समय कितना था, टाइम कितना है। तो इसकी बात बता दें आपको, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में माना जाता है। पर कुछ जगह इसका ये आता है कि ये 2350 बीसी माना जाता है और ये सेम माना जाता है। तो इसके बारे में मैंने पहले कहा चुका हूँ कि डेट के मामले में आपको इश्यू नहीं है, कोई अपने को झगड़ना नहीं है इश्यू, क्योंकि प्रत्येक जगह आपको अलग अलग मिलेगी, क्योंकि अपने को लिखित इतिहास थोड़ी मिला है। अपने को जो जैसे चीजें मिली उसी क्रमबद्ध करके ये किया गया। ठीक है, अब आगे बात आती है कि आदि इतिहास में कौन सी सभ्यता है जिसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आता है सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता नाम से जाना जाता है। कि हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसी को बाद में सरस्वती या वह घग्गर नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि एक ही सभ्यता के इतने नाम क्यों है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक ही सभ्यता के इतने नाम क्यों है, तो इसमें सर्वप्रथम एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, बीच में आ रही है बार बार ये सभ्यता नाम आ रहा है बार बार, तो इस सभ्यता का अर्थ क्या होता है ये और देख लेते हैं पहले। तो इसमें क्या पहले अपने पूर्वज थे प्रागैतिहासिक इतिहास में क्या करते थे, घुमंतु थे। ठीक है, घुमंतु थे। उसके बाद में क्या हुआ, खेती करने लग गए, खेती या कृषि बोल सकते हैं, कृषि करने लग गए। उसके बाद में कृषि करने लग गए तो उनका स्थायी निवास हो गया, स्थायी निवास हो गया। अब स्थायी निवास हो गया तो वो परिवार वगैरह बढ़ने लग गए उनके, तो वो जीवन शैली आसान हो गई उनकी, जीवन शैली अब आसान हो गई उनके परिवार वगैरह बढ़ने लगे। और फिर क्या हुआ, फिर उनका समाज बन गया, फिर एक जगह रहने लग गए तो अब बड़े स्तर में तो समाज बन गया उनका, और समाज से फिर क्या सभ्यता बन गई। तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, सभ्यता जिस समाज में संस्कृति व जीवन जीने की शैली उच्च श्रेणी की हो, उसे
सभ्यता कहते हैं। मतलब जिस समाज की संस्कृति और जीवन जीने की शैली है ना वो उच्च श्रेणी की हो उसे सभ्यता कहा जाता है। ये होगी सभ्यता की बात। अब आगे बात आते हैं कि इसकी हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं और सरस्वती या घग्गर नदी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको बता दूं। ये क्या है, सिंधु नदी है जो अभी कहाँ बह रही है, पाकिस्तान में। इसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है। अब इसमें क्या, सर्वप्रथम यहाँ पे बाएं भाग में हड़प्पा नाम गांव है। कौन सा गांव है, हड़प्पा। हड़प्पा नाम गांव में ये सर्वप्रथम अपने को इसकी खोज हुई, यहाँ पे ये सभ्यता मिली है हड़प्पा, इसलिए इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा। ये कब मिली, 1921 में मिली थी, 1921 में मिली थी, ठीक है। और कुछ समय बाद यहीं पे दूसरी जगह दाएं भाग में मोहनजोदड़ो वाली सभ्यता मिली। मोहनजोदड़ो ये कब मिली थी, ये मिली 1922 में। फिर यहाँ पे खोज करते करते यहाँ पे बहुत सारी सभ्यता और स्थल मिल गए अपने को, इसलिए इसका बाद में नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब कुछ समय बाद में यहाँ पे और भी नदियां बह रही है, सरस्वती नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है और इसकी सिंधु घाटी सिंधु नदी की 5-6 सहायक नदियां और है, सतलज है, रावी है, झेलम है, चिनाब नदियां हैं, वो भी इसकी सहायक नदियां है। तो यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताएं और मिल गई। फिर सबसे ज्यादा कहाँ मिली, ये सरस्वती नदी और घग्गर नदी के किनारे मिली, इसलिए इसको बाद में सरस्वती व घग्गर नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। तो अब इसमें कुल कितने मिले वो लगभग आपको बता देता हूँ। अभी तक इसमें अपने को 1400 से लेके 1500 के बीच के स्थल मिल गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा आप देखिए, इसमें प्रश्न आता है कई बार कि सबसे कम कहाँ मिला है, तो सबसे कम मिला है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान इसमें मिला है 2। उसके बाद में आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान में मिले 475। उसके बाद में आता है भारत, भारत में सर्वाधिक मिले हैं, भारत में मिले 925। ये लगभग 14 से ऊपर हो रहा है, और भी अभी चल रहा है तो और भी मिलने वाले हैं, मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये करीब हो गया। इसमें कई बार प्रश्न आ जाता है सबसे ज्यादा कहाँ मिले, तो भारत, सबसे कम कहाँ मिले, अफगानिस्तान में। तो ये 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखें तो ये ऐसे है कि ये हो गया उत्तर भाग और ये हो गया दक्षिणी भाग, ठीक है, और ये हो गया पूर्वी भाग और ये हो गया पश्चिमी भाग। अब इसमें उत्तरी भाग में बोले तो जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर में मांदगांव में, इधर दक्षिण में महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के ये दायमाबाद में, दायमाबाद, और पूर्व में आता है यूपी, यूपी के आलमनगर में, और पश्चिम में आता है ये का और बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में, ठीक है। ये ऐसे सभ्यताएं बनी है। तो इसको इसके लिए त्रिकोणीय सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये ऐसे है, त्रिभुजाकार में फैली हुई सभ्यता है, ठीक है, इसलिए इसको त्रिकोणीय सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसकी लंबाई पूछे तो आपको बोल देना, ये तो हो गई 1400 लंबाई, चौड़ाई पूछे तो 1600 हो गई, और ये तटीय भाग की पूछे तो तटीय भाग है 1300, और कुल पूछे आपको कि कुल कितनी है तो कुल हो जाएगी 12,99,600 वर्ग मीटर किलोमीटर, ठीक है। ये हो गई इसकी। इसमें से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लंबाई कितनी है या चौड़ाई कितनी है या तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो ये प्रश्न कई बार आ जाते हैं। कई बार दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग या पश्चिमी पूर्वी भाग है वो भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब बात आती है इसको सभ्यताओं को नाम क्या दिया गया, तो वो चर्चा कर लेते हैं। इसको IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। इसके डायरेक्टर कौन थे, डायरेक्टर बात करें तो जॉन मार्शल है,
ठीक है, जॉन मार्शल डायरेक्टर है। इसके बाद इसमें खोजकर्ता वाले आज्ञाकारी किसको दिया गया 1921 में, तो D.R. सानी को, जिन्होंने हड़प्पा का खोज की, ठीक है। और 1922 में R.D. बनर्जी, जिनको मोहनजोदड़ो का काम दिया गया। तो मेन तो ये थे जॉन मार्शल, इन्होंने इसको IBC नाम दिया गया। और 1921 का पूछे, हड़प्पा का पूछे तो D.R. सानी हो गए, और 1922 पूछे तो R.D. बनर्जी हो गए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब इसमें बात कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे IBC में और क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या दिया गया है। पहले उसके टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद उनको थोड़ा और विस्तार से देख लेंगे। उनमें से 1-2 प्रश्न कई बार आ जाते हैं, तो इसमें यहाँ बात थी। और IBC में क्या दिया बताया गया कि क्या क्या इसमें हमें सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं मिली है, क्या क्या सभ्यताएं हैं ये, और इनमें क्या क्या विकास किया गया, क्या क्या वे चीजें मिली है, कैसी सभ्यता है, इसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। वो देख लेते हैं हम IBC। तो इसके डायरेक्टर मैंने बताया दिए और खोजकर्ता बता दिए। इसमें बताया जाता है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। एक तो कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। अब कांस्य युगीन कैसे थी, इसको ऐसे याद कर सकते हो, T + T = K, मतलब अपने पुराने पुरुष क्या थे, तांबे के जानकार थे। और फिर हड़प्पा वाले क्या हुआ, टिन को मिला के, टिन और तांबे दोनों मिक्स करके इन्होंने कांसा बना लिया, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि ये सभ्यता पुरानी सभ्यता थी। पुरानी सभ्यता में आती है सिंधु घाटी सभ्यता, ब्रह्म और पुरानी सभ्यता में आती है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है ये, जैसे उसमें कि मेसोपोटामिया, यूरोपीय और मिस्र, चीनी सभ्यता, इनके बराबर की सभ्यता थी, मतलब बड़ी सभ्यता थी, वह सभ्यता थी। और इस सभ्यता के लोग अन्य लोगों के साथ भी जुड़े हुए थे। सिंधु घाटी हड़प्पा बोल सकते हो, हड़प्पा सभ्यता के लोग अन्य सभ्यताओं के साथ इनके संबंध थे, ये संबंध थे, जुड़े हुए थे, मतलब व्यापार करते थे ये, ठीक है। अब तीसरी बात आती है, ये हो गया। अब इनकी भाषा क्या थी, भाषा हम बोले तो भाषा कौन सी काम में लेते, तो भाव चित्रात्मक लिपि इनकी भाषा थी, ठीक है। अब बात आती है आगे की, इसमें 6 बड़े नगर माने जाते हैं। इस खुदाई में जो मिले हैं, ऐसे तो 1500 आपको करीब बता दिया, पर इसमें से 6 नगर, बड़े नगर बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? 1 नंबर तो आता है हड़प्पा, 2 नंबर वाला है मोहनजोदड़ो, ठीक है। 3 नंबर आता है लीवारा, ठीक है। और 4 नंबर आता है दोरीवाला, 5 नंबर आता है राखीगढ़ी, और 6 नंबर आता है कालीबंगा अपना, ठीक है। ये 6 बड़े नगरीय सभ्यता में हमें मिले हैं। और इसके बाद में इनका सबसे बोल कई बार राज्य का आ सकता है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मिले हैं, तो गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं, ठीक है। इसके बाद इनका बंदरगाह कहाँ था, बंदरगाह इनका है लोथल व सूतकोटड़ा में इनके बंदरगाह मिले हैं, ठीक है। और
इसके बाद बात आती है कि ये ग्रिड, इनके मकान बने हुए थे सारे ग्रिड पद्धति में थे, ग्रिड पद्धति में इनके मकान थे, सारे के सारे भवन बने हुए थे जो, ठीक है। और ये त्रिकोणीय आकृति में अपने को मिली है, त्रिकोणीय आकृति में ये मिली है अपने को। फैलाव होता है, इसका फैलाव जो बताया गया वो त्रिकोणीय आकृति में है, ठीक है। और ये मात्र, ये समाज का मात्र अधिकार था, मतलब महिलाओं का अधिकार इसमें ज्यादा दिया गया था, ठीक है। महिलाएं मेन मुख्य इनकी होती थी घर की सदस्य। तो ये इसका आईवीसी में ये इतनी बातें दी गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा इनको विस्तार में देख लेते हैं कि विस्तार में क्या है। अब सबसे पहले बात आती है हड़प्पा की, हड़प्पा की हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या हुआ था, हड़प्पा क्यों फेमस होगा और क्या हड़प्पा की क्या क्या विशेषता थी वो देख लेते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा क्यों प्रसिद्ध था? हड़प्पा एक तो शहरीकरण के कारण प्रसिद्ध था, दूसरा जल व्यवस्था के कारण, जल निकासी इसके कारण फेमस था। इसमें क्या थे, यहाँ के बसने वाले निवासी दो तरीके से बसे हुए थे। एक तो पश्चिमी भाग था, ये पश्चिमी भाग हो गया, और ये एक पूर्वी भाग हो गया। पश्चिमी भाग में क्या था, जो घर बने हुए थे उनके बाहर ये ऊंचे टीले पे थे पूरे, और प्लस इनके चारों ओर एक बाउंड्री थी पूरे कॉलोनी के बीच में। मान लो बीच में कॉलोनी बसी हुई है, बाहर पूरी एक सुरंग दे दी या अपने बाहर एक बाउंड्री दे दी बड़ी कि ताकि सुरक्षा रहे। तो ये माना जाता है यहाँ पे या तो राजा महाराजा थे वो रहते थे, या पुरोहित थे वो रहते थे। पूरी संभावना क्या है पता नहीं, क्या है संभावना लगाई जाती है या तो राजा या पुरोहित लोग थे, और कम लोग रहते थे। ये तो हो गया पश्चिमी भाग, और ये हो गया पूर्वी भाग। ये ऊंचाई पर था और ये मैदान में नीचे ढलान में था, थोड़ा नीचे था। सुरक्षा यहाँ पे भी थी, इनके भी कुछ जगह मिली है, जैसे कालीबंगा और हड़प्पा में तो दोनों जगह बाहर की बाउंड्री मिली है, मतलब बाहर की पक्की ईंटें थी, पक्की ईंटों से बनी हुई बाउंड्री, अंदर तो कच्ची ईंटें काम मिली गई है। पर कालीबंगा में तो अंदर बाहर सब जगह पक्की ईंटों से निर्माण लिए, शायद वहाँ पे ईंटें ज्यादा अवेलेबल थी उनके पास, इसलिए पूरा काम किया गया। तो इसमें ये हो गए ऊपरी भाग और ये निचले। तो इसमें ऊपर कम लोग रहते थे, नीचे ज्यादा, जैसे अगर मंत्री वगैरह है या व्यापारी वगैरह है या निम्न वर्ग के लोग नीचे रहते थे। ये हड़प्पा का था। और साथ में उनकी पानी निकासी की व्यवस्था इस प्रकार थी कि नाले से जुड़ के छोटी नाली से बड़ी नाली में जुड़ते थे, बड़ी नाली से शहर के बाहर निकासी हो जाती थी, इसलिए हड़प्पा यहाँ फेमस है। अब हड़प्पा के बाद में बात आती है मोहनजोदड़ो की, कभी मोहनजोदड़ो के टाइम क्या हुआ, मोहनजोदड़ो की और बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो में क्या था, एक तो इनकी कांस्य की नर्तिका की मूर्ति मिली है, मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे खुदाई में। और दूसरी मोहरें प्राप्त हुई है जिसमें 3 तरफ के मुंह लगे हुए हैं, पशुपतिनाथ की मूर्ति है वो, पशुपति बोल सकते हैं या शिव जी बोल सकते हैं, शिव की मूर्ति बोल सकते हैं उसको, मोर के ऊपर है, पर उसके मुंह 3 ही दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है 4 मुंह की होगी, पर अपने को उसमें 3 ही दिखाया, इसलिए 3 को ही माना जाएगा। अब इसमें कई बार यहाँ पे एक प्रश्न आएगा, इस पशुपतिनाथ मूर्ति में क्या है, कुछ पशुओं की आकृति हो रही है साथ में, जैसे हाथी है, चीता है, और गेंडा है, भैंसा है। ये तो 4, 2 एक साइड में 2 एक साइड में, और नीचे हिरण की 2 हिरण की चित्र है, हिरण है 2। तो कई बार यहाँ से सवाल आ जाता है कि 3 चीजें दे दी, एक अलग दे दिया, बोलते इसमें से कौन सा नहीं है पशु जो वहां पे नहीं मिला, या एक दे देते बाकी नहीं देते, बोलते कौन सा है एक जो उस मूर्ति में मिला था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार एक प्रश्न बन के आ जाता है। और इस मूर्ति में क्या है, त्रिशूल भी मिला है अपने को मूर्ति के अंदर, त्रिशूल, इसलिए इसको शिव जी की या पशुपतिनाथ की मूर्ति हम कहते हैं, इसलिए पूजा वहां पे शायद माना जाता है, उसमें पूजा की जाती थी। अब तीसरी बात आती है यहाँ पे, मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले,
कोई साक्ष्य नहीं मिले। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि मंदिर के साक्ष्य मिले या नहीं मिले, तो मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, कहीं पे नहीं मिले। और इसके बारे में बात आती है यहाँ पे कि ये लोग लोहा, घोड़ा और गाय से शायद परिचित नहीं थे, क्यों नहीं थे कि ये चीजें यहाँ पे अपने को एक भी इनका अस्तित्व नहीं मिली है अपने को। अब ये माना जाता है कि बैल की यहाँ पे मिली है, बैल मिला है, तो बैल है तो वहां पे गाय तो निश्चित है ही, पर अपने को इतिहास में नहीं मिला गया, इसलिए इसको माना जाता है कि गाय भी नहीं मिली है, क्यों अभी तक मिला ही नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है कि इन चीजों से वो परिचित नहीं थे। ये बात होगी। अब इसमें बात जाता है कि यहाँ के मकान बने होते हैं वो ग्रिड पद्धति से बने होते हैं, ग्रिड पद्धति से बने हुए थे। अब ग्रिड पद्धति कैसे थी, ग्रिड पद्धति ऐसे थी, मान लो ये मोहनजोदड़ो इनका मेन माना जाता है कि ये राजधानी रही है मोहनजोदड़ो, ये उसका पूरा शहर है, ये मेन इनकी ये रास्ता हो गया, ये हो गया 10 फीट का, 10 फीट का ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में ऐसे रोड भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, ऐसे यहाँ निकल गई, इधर भी निकल गई, यहाँ भी निकल गई, यहाँ पे निकल गई। अब इसके बाद में क्या है, ये निकल रही है ऐसे, ये रास्ता यहाँ से इसमें मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है, ऐसे रास्ते में ऐसे उधर मिल रहे हैं। इसके बाद में क्या, इनमें इन गली के अंदर इनके घरों के गेट खुल रहे हैं, ये मेन रोड पे नहीं खुल के घरों में ऐसे गली में खुल रहे हैं, ताकि सुरक्षा की व्यवस्था पूरी की गई है। और उसके बावजूद अंदर क्या किया गया, अंदर मान लो किसी वगैरह इन सबकी बराबर घर है, जमीन सबकी बराबर है, किसी कम ज्यादा नहीं है, इस तरीके से बसाया गया है। अब मतलब अंदर के घर के अंदर भी आप एंट्री करोगे ना, मान लो ये घर है किसी का और ये गली है, गली के अंदर इसका घर खुल रहा है, तो अंदर भी क्या एक दीवार है, सीधा आप अंदर जा नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब दीवार अंदर एंट्री करोगे तो आप या तो इधर से या इधर से जाना पड़ेगा आपको। अब इधर से जाओगे तो अंदर क्या है, अंदर चौक है जो नीचे है, जो पूरे घर का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कुंड बना हुआ है, यहाँ पे स्नानागार है और यहाँ पे रसोई है इनकी। अब यहाँ से पानी एक पाइप निकला है बाहर, और फिर ये छोटी नाली में बना है, और फिर ये बड़ी बाहर रोड है, उस पर बड़ी नाली के साथ मिल गया, और शहर के बाहर ये पानी निकासी होगी, जिसे ड्रेनेज योजना बोलते हैं। ड्रेनेज योजना जो सबसे बेस्ट योजना थी, तो आज तक अपने भी शहर में वैसे प्रयास करते हैं, पर अभी तक नहीं बन पाई ऐसी। अपने थोड़ी बरसात आते ही ये क्या भर जाता है, पर ये उस टाइम में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए बनाया जाता है। अब देखो सारे के सारे 90 डिग्री पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे सारे काट रहे हैं, जिधर भी देख लो घर पूरे, इसलिए इसको ग्रिड पद्धति बोला जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे उनकी रहने व्यवस्था थी। अब बात आती है आगे कि भाषा, इनकी भाषा कैसी थी, भाषा भाव लिपि आपको बता दिया, भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसको गुस्टोपोधन भी कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाव चित्रात्मक लिपि को दूसरे नाम से कैसे जाना जाता है, तो गुस्टोपोधन। अब गुस्टोपोधन क्यों कहा जाता है, इसका कारण है ये क्या है, बाएं से दाएं और दाएं से फिर बाएं, दाएं से फिर बाएं आ रहे हैं, मतलब ये इस प्रकार चल रहे हैं, इधर से चले फिर वापस इधर, वापस ऐसे चलते रहे। इस कारण अपने को आते इनकी भाषा हम पढ़ नहीं पाए, मतलब ये उठाते नहीं, जैसे अपने खेत में हल चलता है ना, हल के हिसाब से चल रहे हैं, हल को उठाया नहीं अपने, अपन तो या तो बाएं से दाएं चल दिए या दाएं से बाएं आते हैं, पर ये इन्होंने दोनों तरफ चला एक साथ, इसलिए आज तक हमें इनकी भाषा पढ़ नहीं पाए, ठीक है। इसलिए इसको गुस्टोपोधन कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आ जाता है, कई बार नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आगे बात आती है इसकी मोहनजोदड़ो की, कि यहाँ पे इनके भोजन क्या थी, भोजन की व्यवस्था क्या थी, भोजन क्या करते थे, क्या खाते थे, भोजन के साक्ष्य क्या मिले हैं। भोजन में आपको बता दूं ये शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। जैसे आज अपने समाज में चल रहा है ना, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, तो वैसे उस समय के लोग थे, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो अब बात आते शाकाहारी में इनके पास क्या था, तो एक तो गेहूं था इनके पास, दूसरा जौ था, तीसरा चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब चावल के पुस्तक से कहाँ मिले हैं, तो लोथल में मिले हैं, लोथल में थोड़े से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज्यादा क्या मिला है, जौ मिला है। अगर तो पूछे सबसे ज्यादा क्या मिला, जौ मिला, और जौ नहीं दिया हो तो फिर गेहूं आएगा, अगर दोनों दिया हो तो आपको जौ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सही का निशान लगाना है, ठीक है।
चावल तो बहुत थोड़ा सा मिला है, लोथल में मिला है, ठीक है। अब बात आती है इनके फल, फल क्या थे इनके पास, तो फल की बात करें तो इनके पास तरबूज, तरबूज थे, खरबूजा था, खरबूजा, और खजूर भी मिला है, ये हो गया। और इनके पास राई भी मिली है, सरसों भी मिली है, ठीक है। इसके बाद इनके पास मिला है कपास, कपास का भी साक्ष्य अपने को मिला है, ठीक है। ये इनकी चीजें होगी। और ये शहद का भी उपयोग करते थे, शहद, ठीक है। ये इतनी चीजें इनके खाने में थी। अब आगे बात आती है इनके वस्त्र, वस्त्र कौन से थे, तो वस्त्रों की बात करें तो ये ऊनी वस्त्र व सूती वस्त्र दोनों थे इनके पास। सूती वस्त्रों में भी दो बात आती है, एक तो सादे सूती सादे थे, दूसरे कढ़ाई वाले भी थे। कढ़ाई वाले आपको छठी या सातवीं किताब में हो, एक महाराज दिखाएंगे समाधि में लीन हुए, उन्होंने वो शॉल ऑर्डर रखा है 3 पत्तीदार, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको, वो आराम से देख लेना। तो ये दोनों तरीके से वस्त्र हो गया। इसके बाद आते गहने, ये गहने क्या थे, तो गहने उनके सोने के भी थे, चांदी, सीप के, मोती, शंख व मिट्टी के भी थे, मिट्टी के भी ये गहने बनाए थे। इनके ये सारे सारे वहां पे मिले। तो हो सकता है जो उच्च वर्ग के लोग थे वो सोने चांदी के, सीप के, मोती के रखते थे, निम्न वर्ग या मध्य वर्ग ये शंख या मिट्टी के बर्तनों के, मिट्टी के इनके रंगीन आकार के ये मिले, ये पहनते होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इनके बर्तन, बर्तनों की बात करें तो ये काली व लाल मिट्टी के दोनों मिले हैं, कढ़ाईदार, ठीक है, कढ़ाई की हुई ये बर्तन मिले हैं, ठीक है। बर्तन भी हमें प्राप्त हुए हैं। और खिलौने भी प्राप्त हुए हैं बच्चों के लिए, बच्चों के खिलौने भी मिले हैं। खिलौने में हल है, गाड़ी है, कुछ और मिला। अगर खिलौने मिल रहे तो इससे पता चल रहा है कि ये समाज बहुत सभ्य समाज था, कि बच्चों के लिए भी खिलौने वगैरह बनाता था। तो इससे हमें पता चला ये बहुत बड़ा सभ्य समाज था। अब इसके बाद में आती है इसमें कि इनके मनोरंजन के क्या साधन थे। अब वो बात आती है मनोरंजन वाली, ठीक है। मनोरंजन इनके पास क्या क्या, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ होता है, ऐसा थोड़ी कि खाली काम ही काम करते थे, मनोरंजन भी इनका हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मनोरंजन में ये बताया जाता है, मनोरंजन में एक तो ये शिकार करते थे, शिकार, दूसरा मछली पकड़ते थे, ठीक है, तीसरा ये चौपड़ पासा खेला करते थे, चौपड़ पासा, ठीक है। और ये पशु पक्षियों को डराते थे, ठीक है, ये इनका मनोरंजन का काम था। अब इसके बारे में बात आती है इनका व्यापार क्या था। व्यापार की बात करें तो व्यापार में ये तलवार से ये अनभिज्ञ थे, तलवार नहीं मिली है तो तलवार से अनभिज्ञ थे। ये सिर्फ व्यापारी वर्ग था, व्यापार करता था मसाले का आने का, और ये शांति प्रिय लोग थे। क्या थे? शांति प्रिय, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, शांति से अपने रहते थे। और अब अगली बात आती है यहाँ पे कौन सी जाति के मिले हैं, तो इनका होता है द्रविड़, द्रविड़ जाति के माना जाता है, जो आज अपने दक्षिण भारत में रह रही है, ऐसा माना जाता है। तो इसमें आपको एक बात बता दूं मैं कि इतिहास जो भी है वो पूर्णतः सत्य कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लो आज कहीं यूपी में या बिहार में कोई घटना होती है, वो अपने यहाँ जयपुर तक या अपने उदयपुर या राजसमंद तक पहुंचते पहुंचते उसमें कितना मिलावट हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। तो आज के समय इतनी मल्टीमीडिया है, इतने सजग है, न्यूज़पेपर है, सब है, पढ़े लिखे हैं, तब भी इतनी मिलावट हो रही है, पूरी सत्य रिपोर्ट अपने तक नहीं पहुंच पाती है, बहुत सारी कहानियां छुप के रह जाती है, गलत रिपोर्ट सामने आ जाती है। तो वो देख लो आज हमारे रहते हुए ऐसे हो रहा है, तो उसमें का तो इतिहास अपने पास लिखित में है नहीं। ये तो पुरातत्व विभाग से जो घटनाएं मिली है, जो अपने वो साक्ष्य दिख रहे हैं, उन्हीं के आधार पर अपने कल्पना करते हैं कि शायद ऐसा ऐसा हुआ होगा। तब अगर कल्पना करने की एनसीईआरटी ऐसी बोलती है, एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि द्रविड़ जाति
माना गया कि इसमें द्रविड़ जाति के लोग यहाँ शायद रहा करते थे। अब हो सकते अलग अलग बोल रहे हैं कि यहाँ आर्यों का निवास भी था, बोलते हैं कुछ लोग थे आर्य बाहर से भी आए थे, दोनों में बात हो रही है। तो इसमें अपने को झगड़ना नहीं है, अपने जो एनसीईआरटी बता रही है उसी हिसाब से अपने को करना है। क्यों? अपने को एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है, अपने को अभी वो सही गलत का वो नहीं देखना है। हो सकता है गलत भी होगा या सही हो सकता है, पर एनसीईआरटी क्या बोलती है उसके हिसाब से अपन अध्ययन करेंगे, तो उसका ध्यान रखो आप, ठीक है। तो द्रविड़ जाति के निवासी यहाँ पे रहा करते थे। अब बात आती है आगे की, व्यापार हो गया, मनोरंजन हो गया, खाना पीना हो गया, इनका वस्त्र हो गया। तो अब बात आती है इनकी यहाँ से विलुप्त कैसे हुई है। यहाँ से ये भी 2500 बीसी मान लो, 2500 बीसी से 1750 बीसी में ये विलुप्त हो गई पूरी सभ्यता। तो विलुप्त होने का कारण क्या था उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पहले करते हैं, ये सरस्वती नदी है ना, ये सरस्वती नदी के किनारे सबसे ज्यादा सभ्यता बसी हुई थी। तो इसमें बता दें आपको, पहले वो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, आज भी अपन देखते हैं कि विलुप्त है, वो बोलते हैं कि जमीन के अंदर बह रही है। इसका विलुप्त होने का कारण क्या था, इसका था शिफ्टिंग के कारण, टेक्टोनिक शिफ्टिंग के कारण ये सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, टेक्टोनिक शिफ्टिंग के कारण। इसलिए टेक्टोनिक शिफ्टिंग के कारण माना जाता है कि ये जमीन के अंदर बह रही है, ठीक है, ये बात हो गई। और सरस्वती को अपन विद्या की देवी मानते हैं, और ये मोहनजोदड़ो वाले भी क्या है, पृथ्वी की पूजा किया करते थे, और पृथ्वी को पूर्वा शक्ति का प्रतीक मानते थे, इसलिए उनकी पूजा करते थे। ये पीपल व शिव जी की पूजा किया करते थे, क्योंकि पीपल की मोहर मिली है, तो इसकी भी ये पीपल और शिव जी की पूजा किया करते थे। ये साक्ष्य अपने को इसमें मिलते हैं, ठीक है। अब सरस्वती नदी इस प्रकार, और ये सरस्वती नदी का बहाव था 1500 किलोमीटर क्षेत्र तक ये फैली हुई थी, ठीक है। अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त होने के कारण क्या है वो चर्चा कर लेते हैं। ये सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता जो विकसित थी अच्छी तरह, जो आज तक नहीं हुई है, अभी तक भी इतने देश अपने डेवलपमेंट कर लिए, इतने साइंस के आविष्कार हो गए, आज तक भी वैसी सभ्यता हम नहीं ला पाए। प्रयास जरूर कर रहे हैं पर वैसी सभ्यता आज तक नहीं आई। तो कारण की बात बताएं, सबसे बड़ा कारण, पहला कारण तो ये बताया जाता है कि शायद भूकंप का बताया जाता है। दूसरा कारण बताया जाता है प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़। तीसरा कारण बताया जाता है मौसमी परिवर्तन, मतलब बारिश का नहीं होना, वर्षा का समय पर नहीं होना, जैसे सरस्वती नदी का विलुप्त होना। और चौथा कारण बताया जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र परिवर्तन, जैसे जनसंख्या अधिक होना, दूसरा भूमि की उर्वरा शक्ति कम होना, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र है ना, वही रहा होगा कि जनसंख्या बढ़ गई, भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई, तो अब लोगों के पास खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे रह के क्या करें, तो वो यहाँ से उठ के गंगा के निचले किनारे वहां पे चले गए होंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य लोग बाहर से आक्रमण किया था जिस कारण ये चले गए, पर इसकी सत्यता की पूरी, पर मेन टॉपिक अगर आज वो प्रश्न यहाँ पे आता था पारिस्थितिकी तंत्र आपको लगाना कि पारिस्थितिकी तंत्र के कारण ही ये सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई थी, ये इसका मुख्य कारण है। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया आदि इतिहास काल को किस प्रकार बांटा गया है, और इसमें कौन सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती नदी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसको आपको बता दिया। इसमें मेन प्रश्न दो तीन ये आ सकते हैं कि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। एक ये प्रश्न आता है कई बार, लोहा बता दिया आपको, लोहा, घोड़ा
और गाय अभी नहीं मिले, अपने को मिले नहीं है, तो ये भी आ सकता है। ये आपको लंबाई चौड़ाई वाला आपको बता दिया। तो ये सब चीज़ें इनमें से दो, 1 या 2 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में कौन सी हो, सब में आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है आप, और अगला इसके बाद में टॉपिक हम तैयार करेंगे वैदिक युग, उसको भी हम, अब इसको क्या ज़्यादा विस्तार से पढ़ाता था, एक ही टॉपिक अपने को 2 से 2.5 घंटे का हो जाता। IBC को अगर मैं विस्तार से पढ़ाता ना तो पूरा 2 से 2.5 घंटे का हो जाता, तो मतलब नहीं रहता अपने को अभी विस्तार के लिए, अभी इन एग्जामों में आवश्यकता नहीं है इनको। तो जितना आवश्यकता उसके हिसाब से मैंने सारा आपको बता दिया। अब अगला टॉपिक हम वैदिक युग पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।